हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का मूल मंत्रा स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। अब हर दिन करंट अफेयर्स। दोस्तों, समसामयिकी क्रॉनिकल जून 2024 की मैगजीन, जिसमें कि 26 मार्च से लेकर के 25 अप्रैल तक का घटनाक्रम कवर किया गया है, उसी मैगजीन से हम इस वीडियो में राज्य समाचार कवर करेंगे। यह वीडियो आपके सभी तरह के एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह के वीडियोस लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आइए सीधे वीडियो पर चलते हैं। राज्य समाचार। उत्तर प्रदेश के 6 नए उत्पादों को जीआई टैग। अप्रैल 2024 में राज्य के 6 नए उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त होने के साथ उत्तर प्रदेश ने भारत में सबसे अधिक जीआई टैग उत्पाद वाले राज्य के रूप में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इस प्रकार वर्तमान में उत्तर प्रदेश के कुल 75 उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त है। वहीं 58 जीआई उत्पादों के साथ तमिलनाडु इस संदर्भ में दूसरे स्थान पर है। इन 6 नए उत्पादों में वाराणसी की तिरंगी बर्फी शामिल है, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक स्थानीय मिठाई निर्माता द्वारा बनाया गया था। उस वक्त जब अंग्रेज हुकूमत ने देश में तिरंगा लेकर चलने पर रोक लगा रखी थी। जीआई टैग एक ऐसा नाम या चिन्ह है जो किसी भी विशिष्ट भौगोलिक स्थान या मूल से संबंधित है। इसकी अवधि 10 वर्षों के लिए होती है। वस्तुओं की भौगोलिक सांकेतक पंजीकरण एवं संरक्षण अधिनियम 1999 भारत में जीआई के पंजीकरण और संरक्षण को नियंत्रित करता है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT का एक प्रभाग भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री और जीआई टैग जारी करने के लिए जिम्मेदार है। तिरंगा बर्फी वाराणसी, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट वाराणसी, थारू कढ़ाई लखीमपुर खीरी, बेंत और बांस शिल्प बरेली, जरदोजी शिल्प बरेली, हैंड ब्लॉक प्रिंट टेक्सटाइल पिलखुआ हापुड़। नाइमा खातून AMU की पहली महिला कुलपति। यह इम्पोर्टेंट है, जहाँ पे भी पहला आता है, पहली महिला, पहला सब कुछ भी पहला हो, वो इम्पोर्टेंट है, उसको आप सब लोग ध्यान रखिएगा। हाल ही में नईमा खातून को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU की पहली महिला कुलपति वाइस चांसलर के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्वविद्यालय के विजिटर के रूप में कार्यरत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा उनके नाम को मंजूरी दिए जाने के बाद शिक्षा मंत्रालय ने प्रोफेसर खातून की नियुक्ति के लिए अधिसूचना जारी की। प्रोफेसर खातून को कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले हो के लिए कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है। AMU को वर्ष 1877 में सर सैयद अहमद खान द्वारा मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में स्थापित किया गया था। UPPCL द्वारा 11 राज्यों से 5500 MU बिजली की खरीद। हाल ही में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड UPPCL ने पावर बैंकों के माध्यम से 11 राज्यों से 5500 मिलियन यूनिट बिजली का व्यापार किया है। उच्च ऊर्जा की मांग अवधि अप्रैल से अक्टूबर के दौरान लगभग 4000 मिलियन यूनिट की आपूर्ति की जाएगी। वर्ष 2024 में उत्तर प्रदेश की अधिक ऊर्जा की मांग 31,000 मेगावाट से अधिक होने की संभावना है। 1 मेगावाट इज इक्वल टू 1000 यूनिट होता है। वर्ष 2023 में राज्य में विद्युत की 28,284 मेगावाट की उच्च मांग रही, जबकि पावर कॉरपोरेशन ने मांग आपूर्ति के अंतर को दूर करने के लिए 5 राज्यों से 3000 मिलियन यूनिट ऊर्जा की व्यवस्था की। यूपी के पावर बैंकिंग राज्य साझेदारों में मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की अधिकतम ऊर्जा मांग वर्ष 2024 में 31,000 मिलियन वाट व वर्ष 2028 में
53,000 मेगावाट तक पहुंचने की संभावना है। हालांकि राज्य सरकार को उम्मीद है कि वह नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि करेगी। राज्य ने 4-5 वर्षों में 22,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। वाराणसी में 7वीं ISARC समन्वय समिति की बैठक 28 मार्च 2024 को वाराणसी में स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान IRRI दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र ISARC में 7वीं ISARC समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल के वरिष्ठ कृषि अधिकारी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान IRRI के अंतरिम महानिदेशक अजय कोहली द्वारा की गई। बैठक में इस बात को रेखांकित किया गया कि ISARC दक्षिण एशियाई क्षेत्र में चावल आधारित कृषि खाद्य प्रणाली को बदलने से संबंधित सभी अनुसंधानों के लिए एक साक्ष्य आधारित अनुसंधान केंद्र के रूप में उभर रहा है। बैठक के दौरान वर्ष 2024 में कम मीथेन उत्सर्जन वाली चावल की किस्मों के विकास और प्रीमियम गुणवत्ता वाले पौष्टिक चावल की उत्पादकता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ISARC सीधी बुआई वाले चावल DSR और वैकल्पिक गीले तथा सुखाने जैसे सर्वोत्तम कृषि विज्ञान एवं प्रबंधन प्रथाओं के प्रसार पर कार्य कर रहा है। DSR IRRI के प्रमुख अनुसंधान कार्यक्रमों में से एक है, जो तेजी से रोपण और परिपक्वता प्रदान करता है, जल तथा श्रम जैसे दुर्लभ संसाधनों का संरक्षण करता है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान IRRI वाराणसी में स्थित IRRI एक स्वतंत्र और गैर लाभकारी अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान है। मतलब IRRI जो है वो वाराणसी में है। इसकी स्थापना 1960 में फिलीपींस सरकार के समर्थन से फोर्ड और रॉकफेलर फाउंडेशन द्वारा की गई थी। MS एवं IIT कानपुर के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर 18 अप्रैल 2024 को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMS ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT कानपुर के साथ सहयोगात्मक अनुसंधान और प्रशिक्षण के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत AFMS और IIT कानपुर दुर्गम क्षेत्रों में सैनिकों के सामने आने वाली स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान की दिशा में नई प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान एवं विकास के लिए सहयोग करेंगे। इस MOU के दायरे में फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम, संयुक्त शैक्षणिक गतिविधियां और प्रशिक्षण मॉड्यूल के विकास की भी योजना बनाई जाएगी। यह समझौता सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज में स्थापित कंप्यूटेशनल मेडिसिन के लिए सशस्त्र बल केंद्र में AI डायग्नोस्टिक मॉडल विकसित करने के लिए तकनीकी विशेषज्ञता भी प्रदान करेगा। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा रक्षा मंत्रालय के तहत एक अंतर सेवा संगठन है। इसका गठन वर्ष 1948 में किया गया था। अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना 17 अप्रैल 2024 को रामनवमी के अवसर पर सूर्य तिलक परियोजना के अंतर्गत अयोध्या में के नवनिर्मित राम मंदिर में 3 मिनट लंबा सूर्य तिलक समारोह आयोजित किया गया, जिसमें श्री राम की लला के मस्तक पर सूर्य की रोशनी की किरण डाली गई। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान IIA बेंगलुरु ने अयोध्या में सूर्य तिलक परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बिहार में एशियाई जल पक्षी जनगणना AWC हाल ही में बिहार के गया, औरंगाबाद, नवादा और भोजपुर जिलों में एशियाई जल पक्षी जनगणना एशियन वाटर बर्ड सेंसस AWC आयोजित की गई। यह जनगणना दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के जीव विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं द्वारा आयोजित की गई। जनगणना में 200 प्रजातियों के 5,538 जल पक्षियों की पहचान की गई, जिससे उनकी आबादी में 10 से 15% की वृद्धि दर्ज की गई। नवादा जिले में यह सर्वेक्षण हरदिया बांध में किया गया, जहां 47 प्रजातियों के 1425 जल पक्षी पाए गए। औरंगाबाद में इंद्रपुरी बैराज वेटलैंड में 3 चरणों में सर्वेक्षण किया गया। यहाँ 54 प्रजातियों के 2,543 पक्षी दर्ज किए गए। गया जिले में यह सर्वेक्षण 2 आर्द्र भूमियों बारवाडीह
और बरनडीह में किया गया। बरनडीह में 19 प्रजातियों के 84 पक्षी देखे गए। वहीं बरनडीह आर्द्रभूमि में 34 प्रजातियों के 238 पक्षी दर्ज किए गए। इसी प्रकार भोजपुर जिले में माहुली घाट से मनेर तक सर्वेक्षण किया गया, जहां 47 प्रजातियों के 1248 पक्षी दर्ज किए गए। AWC एशियाई क्षेत्र में वाटर वर्ल्ड की आबादी की निगरानी के लिए वेटलैंड इंटरनेशनल और एशियन वेटलैंड ब्यूरो द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। वेटलैंड इंटरनेशनल, इसके बारे में जान लेंगे ज़रा सा। वेटलैंड्स इंटरनेशनल एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है जो दुनिया भर में आर्द्रभूमियों के संरक्षण और बहाली के लिए समर्पित है। वेटलैंड्स इंटरनेशनल की स्थापना 1954 में इंटरनेशनल वाटरफाउल एंड वेटलैंड्स रिसर्च ब्यूरो IWRB के रूप में की गई थी। वर्ष 1996 में यह वेटलैंड इंटरनेशनल बन गया। जलवायु लचीली कृषि कार्यान्वयन के लिए परियोजना। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय RPCAU ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जलवायु लचीली कृषि क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर के कार्यान्वयन पर एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। बिहार सरकार के आवश्यक सहयोग से विश्वविद्यालय 11 जिलों के 14 कृषि विज्ञान केंद्रों में नवीनतम तकनीकों और उन्नत बीजों पर शोध कर रहा है, जो बदलती जलवायु परिस्थितियों के अनुकूल हो सकते हैं। के माध्यम से मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज, मधुबनी, बेगूसराय और सीतामढ़ी जैसे जिलों में किसानों की लागत और नुकसान को कम करते हुए फसल उत्पादकता को बढ़ाना एक प्रमुख लक्ष्य है। यह परियोजना सिंचाई के लिए टिकाऊ जल प्रबंधन और वर्षा जल संचयन तकनीकों के महत्व पर जोर देती है। शरद सागर यंग ग्लोबल लीडर नामित होने वाले बिहार के पहले व्यक्ति। विश्व आर्थिक मंच द्वारा सामाजिक उद्यमी शरद विवेक सागर को 2024 यंग ग्लोबल लीडर नामित किया गया है। वे इस प्रतिष्ठित पद के लिए चुने जाने वाले भारत के सबसे कम उम्र के और बिहार के पहले व्यक्ति हैं। विश्व आर्थिक मंच के 2024 युवा वैश्विक नेता के रूप में सागर 6 से 8 मई 2024 तक स्विट्जरलैंड के जिनेवा में विश्व आर्थिक मंच मुख्यालय में युवा वैश्विक नेता के वेलकम रिट्रीट में शामिल होंगे। सिवान जिले के जेरादेई में जन्मे सागर केवल 16 वर्ष के थे जब उन्होंने 2008 में राष्ट्रीय संगठन डेक्सटेरिटी ग्लोबल की स्थापना की। 2016 में सागर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा युवा नेताओं की एक विशेष सभा के लिए व्हाइट हाउस में आमंत्रित किए जाने वाले एकमात्र भारतीय बने। SJVN एवं IIT पटना के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर। 2 अप्रैल 2024 को सतलुज जल विद्युत निगम SJVN ने अपनी सुरंग परियोजनाओं के लिए एक उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल विकसित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना IIT पटना के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का प्राथमिक उद्देश्य SJVN की सुरंग परियोजनाओं की दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए IIT पटना द्वारा विकसित उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का लाभ उठाना है। एकीकृत भू तकनीकी डेटा और 3D भूवैज्ञानिक मॉडल का उपयोग करके SJVN और IIT पटना का लक्ष्य संभावित जोखिमों व खतरों की पहचान करना और उनका विश्लेषण करना है। इस सहभागिता के माध्यम से ओवरबर्डन व डिफॉर्मेशन विरूपण के बीच जटिल संबंधों का मूल्यांकन किया जाएगा, जिससे सुरंग परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण समर्थन प्रणालियों के मूल्यांकन और डिज़ाइन को संवर्धित किया जा सके। बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 स्थायी रूप से बंद। राज्य के स्वामित्व वाली बिजली कंपनी NTPC ने अपने 220 मेगावाट के बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 को स्थायी रूप से बंद कर दिया है। इसकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार NTPC 75,418 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ भारत की सबसे बड़ी बिजली की उपयोगिता कंपनी है। NTPC बरौनी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज 1 का 2x110 मेगावाट का संचालन, जिसमें 110 मेगावाट की 2 इकाइयाँ
शामिल हैं को स्थायी रूप से बंद कर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम CGP को लागू करने में अग्रणी। मध्य प्रदेश केंद्र के ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम CGP को लागू करने में अग्रणी है। राज्य ने अब तक वृक्षारोपण हरियाली अभ्यास के लिए सबसे अधिक 900 हेक्टेयर भूमि वर्गीकृत की है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम CGP के तहत पिछले 2 माह में वृक्षारोपण के लिए 10 राज्यों में 4,980 हेक्टेयर में विस्तृत 500 से अधिक भूमि पार्सल को मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश के बाद तेलंगाना 845 हेक्टेयर, छत्तीसगढ़ 713 हेक्टेयर, गुजरात 595 हेक्टेयर और असम 454 हेक्टेयर का स्थान है। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम एक बाजार आधारित पहल है जो व्यक्तियों, कंपनियों, समुदायों और निजी क्षेत्र के उद्योगों के स्वैच्छिक पर्यावरण कार्यों को प्रोत्साहित करती है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कंपनियों को अपशिष्ट प्रबंधन, जल प्रबंधन और पेड़ लगाने जैसी पर्यावरण अनुकूल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए 13 अक्टूबर 2023 को इस कार्य की घोषणा की। मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड क्रूज पर्यटन बढ़ावा देगा। मध्य प्रदेश में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण IWAI और गुजरात सरकार के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस सहयोग के तहत राज्य में कोलकाता में कुक्षी तक 2 फ्लोटिंग जेट्टी, जिन्हें पोंटून के नाम से भी जाना जाता है, भेजी गई हैं। प्रस्तावित क्रूज मार्ग मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में एकात्म धाम स्टैचू ऑफ वननेस से शुरू होने और गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी तक यात्रा करने के लिए निर्धारित है। MOU में उल्लिखित शर्तों के अनुसार IWAI मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों की 2 फ्लोटिंग जेट्टी प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार द्वारा क्रूज पर्यटन के लिए अतिरिक्त बुनियादी ढांचे और सुविधाओं का विकास किया जाएगा, जिससे क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय आबादी को लाभ मिलेगा। भोजशाला परिसर में वैज्ञानिक सर्वेक्षण 29 अप्रैल 2024 को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने विवादित मध्ययुगीन भोजशाला मंदिर कमाल मौला मस्जिद परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण को पूरा करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI को 8 और सप्ताह का समय दिया। हालांकि न्यायमूर्ति SA धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति गजेंद्र सिंह की खंडपीठ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस 8 सप्ताह की अवधि के बाद ASI और अधिक समय नहीं दिया जाएगा। उच्च न्यायालय ने 11 मार्च 2024 को ASI को 6 सप्ताह के भीतर भोजशाला कमाल मौला मस्जिद परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था। अदालत के निर्देशों के तहत ASI की 2 टीम ने 22 मार्च को आदिवासी बाहुल जिले में विवादित परिसर में अपना सर्वेक्षण शुरू किया था। 7 अप्रैल 2003 को ASI द्वारा की गई एक व्यवस्था के अनुसार हिंदू मंगलवार को भोजशाला परिसर में पूजा करते हैं, जबकि मुस्लिम शुक्रवार को परिसर में नमाज अदा करते हैं। मध्यकालीन युग के इस स्मारक को हिंदू देवी वाग्देवी सरस्वती का मंदिर मानते हैं, जबकि मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद मानता है। ऐसा मत है कि एक हिंदू राजा भोज ने 1034 ईस्वी में भोजशाला में वाग्देवी की मूर्ति स्थापित की थी। राजस्थान CDOT एवं IIT जोधपुर के मध्य समझौता। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग DOT के प्रमुख दूरसंचार अनुसंधान एवं विकास केंद्र CDOT एवं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जोधपुर ने AI का उपयोग करके 5G और उससे आगे के नेटवर्क में स्वचालित सेवा प्रबंधन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते पर DOT के टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TTDF के तहत हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें ग्रामीण एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में किफ़ायती ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाओं को सक्षम करने के लिए प्रौद्योगिकी डिज़ाइन विकास, दूरसंचार उत्पादों के व्यावसायीकरण और समाधान में कार्यरत घरेलू कंपनियों और
संस्थानों को वित्त पोषण सहायता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसका उद्देश्य 5G जैसे नेटवर्क में सृजित हो रही निरंतर जानकारी का उपयोग करके स्वचालित नेटवर्क प्रबंधन, गलती का पता लगाने और निदान तकनीकों के लिए AI को विकसित करना है। उत्तराखंड द्वारा हिमालय में ग्लोफ के खतरों का आकलन। उत्तराखंड सरकार ने क्षेत्र में 5 संभावित खतरनाक हिमनद झीलों से उत्पन्न खतरे के मूल्यांकन करने के लिए विशेषज्ञों की 2 टीमें गठित की हैं। ये झीलें ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के प्रति संवेदनशील हैं। ग्लोफ्स की घटनाओं के परिणामस्वरूप हाल के वर्षों में हिमालयी राज्यों में कई आपदाएं हुई हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने उत्तराखंड के 13 हिमनद झीलों की पहचान की है जो जोखिम श्रेणी में आते हैं। इन 13 झीलों में से 5 को A स्तर में वर्गीकृत किया गया है, जिसका अर्थ है कि ये झीलें ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड ग्लोफ्स के सबसे अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में हैं। जोखिम मूल्यांकन का लक्ष्य ग्लोफ की संभावना को कम करना और घटना की स्थिति में राहत और निकासी के लिए अधिक समय प्रदान करना है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा चिन्हित हिमालयी राज्यों की 188 संवेदनशील हिमनद झीलों में से 13 उत्तराखंड में स्थित हैं। ग्लोफ्स हिमनद झीलों में से पानी के अचानक छोड़े जाने के कारण होने वाली आपदा घटनाएं हैं। यह तब होता है जब विभिन्न हिमनद गतिविधियों के कारण हिमनद झीलों में जल स्तर अचानक बढ़ जाता है। हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला में भारत की पहली हाइब्रिड पिच। धर्मशाला में स्थित हिमाचल प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन HPCA स्टेडियम अत्याधुनिक हाइब्रिड पिच स्थापित करने वाला पहला BCCI मान्यता प्राप्त स्थल बन गया है। यह इम्पॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। हाइब्रिड पिचें, जिन्हें सिलाई की हुई पिचें, स्टिच्ड पिचें भी कहा जाता है, बढ़िया टर्फ वाली क्रिकेट पिचें हैं। इनमें प्लास्टिक के फाइबर होते हैं। हिमाचल प्रदेश के क्रिकेट एसोसिएशन ने इसके लिए नीदरलैंड स्थित कंपनी सिस ग्रास के साथ साझेदारी की है। हाइब्रिड पिच की स्थापना का उद्देश्य क्रिकेट सतहों की गुणवत्ता को बढ़ाना और स्टेडियम में आयोजित मैचों के लिए इष्टतम खेल की स्थिति सुनिश्चित करना है। यह नवोन्मेषी पिच तकनीक प्राकृतिक टर्फ को प्रबलित सिंथेटिक फाइबर के साथ एकीकृत करती है, जो बेहतर स्थायित्व और स्थिरता प्रदान करती है। पॉलीमर फाइबर को क्रिकेट स्टेडियमों के अंदर प्राकृतिक टर्फ में जोड़ा जाता है ताकि सतह को खेल के दौरान पैदा होने वाले तनाव के प्रति अधिक लचीला बनाया जा सके। खावड़ा में विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क, यह इम्पोर्टेंट है। अदानी समूह ने गुजरात के खावड़ा क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क विकसित किया है, जिसमें मुख्य रूप से सौर ऊर्जा से बिजली पैदा करने के लिए 45 गीगावाट की विशाल क्षमता है। इससे 16.1 मिलियन घरों को बिजली मिलेगी और सालाना 58 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन कम किया जा सकेगा। परियोजना का निर्माण 2022 में शुरू किया गया था, जो एक व्यापक बुनियादी ढांचा विकास पहल की शुरुआत थी। खावड़ा क्षेत्र पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ गुजरात का एक दूरदराज इलाका है। इसके अतिरिक्त अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने खावड़ा में 30 मेगावाट स्वच्छ बिजली पैदा करने के लिए लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की योजना बनाई है। महाराष्ट्र, पुणे में योग महोत्सव का आयोजन। 7 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की 75 दिवसीय उल्टी गिनती 75 डे काउंटडाउन के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र के पुणे में स्थित वाडिया कॉलेज स्पोर्ट्स ग्राउंड में आयोजित योग महोत्सव में लोगों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। से मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान संयुक्त रूप से आयोजित किया। इस कार्यक्रम में हजारों प्रतिभागी एकत्रित हुए और सामान्य योग प्रोटोकॉल के अभ्यास में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया।
ओडिशा सरकार की जलवायु लचीली कृषि फसल प्रणाली। चावल प्रति प्रबंधन राइस फैलो मैनेजमेंट के माध्यम से ओडिशा सरकार द्वारा जलवायु लचीली कृषि क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर फसल प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। ओडिशा सरकार द्वारा पुनर्योजी कृषि पद्धतियों एवं कृषि उत्पादन में सुधार लाने के प्रयास के लिए वर्ष 2022-23 में रबी सीजन के दौरान पहली बार चावल प्रति प्रबंधी परियोजनाओं लागू की गई थी। चावल की कटाई के समय मिट्टी में बची हुई नमी अक्सर छोटी अवधि की दलहन और तिलहन फसल उगाने के लिए उपयोगी होती है। यह टिकाऊ फसल गहनता और भूमि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए संसाधनों का उपयोग करने का एक कुशल तरीका है। इस पहल का उद्देश्य चावल की फसल के बाद मिट्टी में मौजूद बची हुई नमी का उपयोग करना है। ओडिशा स्थापना दिवस। 1 अप्रैल 2024 को ओडिशा ने अपना 89वां स्थापना दिवस मनाया। इसे ओडिशा दिवस, उत्कल दिवस, विधु मिलन भी कहा जाता है। ओडिशा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को हुई थी। 1936 में विभाजन से पूर्व यह राज्य बिहार का हिस्सा था। प्राचीन इतिहास में कलिंग, उत्कल, उद्र, वैशाली और कौशल ओडिशा के नाम हैं। ओडिशा का नाम इसके मध्य क्षेत्र में रहने वाली ओड्रा जनजाति के नाम पर रखा गया है। भारतीय संविधान के 6वें संशोधन के माध्यम से उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया था। असम के 6 पारंपरिक शिल्पों को जीआई टैग मिला। बिहू ढोल, बिहू के दौरान बजाया जाने वाला पारंपरिक ढोल, जापी एक पारंपरिक बांस टोपी और सारबेथारी बेल मेटल शिल्प सहित असम के 6 पारंपरिक उत्पादों और शिल्पों को जीआई टैग दिए गए हैं। असम आशारिकाडी टेराकोटा क्राफ्ट शिल्प, असम पानी मटेका क्राफ्ट शिल्प और असम मिसिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स अन्य उत्पाद हैं जिन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है। इन उत्पादों के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन 2022 में किए गए थे। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड गुवाहाटी के समर्थन से और पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत जीआई विशेषज्ञ की सहायता से पारंपरिक शिल्पों को 6 प्रतिष्ठित जीआई टैग प्रदान किए गए हैं। ये उत्पाद लगभग 1 लाख लोगों को सीधे जीविका प्रदान करते हैं। त्रिपुरा का माताबारी पेड़ा और पचरा जीआई टैग। त्रिपुरा की 2 वस्तुएं माताबारी पेड़ा एक डेयरी आधारित मिष्ठान और पचरा राज्य के स्वदेशी समुदायों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हाथ से बुना हुआ कपड़ा को भौगोलिक सांकेतक जीआई टैग प्राप्त हुआ है। माताबारी पेड़ा त्रिपुरा के गोमती जिले में के उदयपुर में त्रिपुर सुंदरी मंदिर में प्रसाद के रूप में उपयोग किया जाता है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर भारत की 51वीं शक्तिपीठ है। रेगनाई पचरा आदिवासी महिलाओं की पारंपरिक पोशाक है। रेगनाई पचरा वस्त्र जो स्वदेशी सामग्रियों का उपयोग करके कुशल कारीगरों द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किए गए हैं, पारंपरिक हाथ से बुने हुए परिधान का प्रतिनिधित्व करते हैं। हाल ही में पूर्वोत्तर राज्य के रिसा, जो राज्य के स्वदेशी समुदायों द्वारा पहना जाने वाला हाथ से बुना हुआ कपड़ा है, को जीआई टैग प्राप्त हुआ। त्रिपुरा में ब्रू प्रवासियों द्वारा मतदान। केंद्र सरकार त्रिपुरा और मिजोरम राज्य की सरकारों और 2020 में ब्रू प्रवासियों के बीच एक चतुर्पक्षीय समझौते के बाद स्थायी रूप से पुनर्वसित होने के बाद त्रिपुरा में बसे ब्रू प्रवासियों ने 26 अप्रैल 2024 को पहली बार लोकसभा चुनाव में मतदान किया। ब्रू शरणार्थी वर्ष 1997 में अपने मूल स्थान मिजोरम में हिंसा से भाग गए थे। उन्होंने इससे पहले त्रिपुरा में 2023 में विधानसभा चुनाव में भाग लिया था। पिछले 3 लोकसभा चुनावों में 2009, 2014 और 2019 में ब्रू प्रवासियों ने मिजोरम के मतदाता के रूप में मतदान किया था। ब्रू या रेगवांग ब्रू और रियांग समुदाय पूर्वोत्तर भारत के मूल निवासी हैं जो मुख्यतः त्रिपुरा, मिजोरम तथा असम में रहते हैं।
इन्हें भारत सरकार द्वारा 75 जनजातीय समूहों में विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों में शामिल किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में नेप्टिस फिलायरा तितली की खोज। हाल ही में भारत में पहली बार अरुणाचल प्रदेश के निचली सुबनसिरी जिले में स्थित टेल वैली वन्यजीवी अभयारण्य में नेप्टिस फिलायरा नामक एक दुर्लभ तितली प्रजाति की खोज की गई है। इसे आमतौर पर लंबी धारी नाविक के रूप में भी जाना जाता है। तितली की यह प्रजाति पूर्वी साइबेरिया, जापान, मध्य और दक्षिण पश्चिम चीन सहित पूर्वी एशिया के विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती है। इस प्रजाति को 5 सदस्यीय टीम ने खोजा है, जिसमें असम के बोगाईगांव जिले के अतनु बोस, महेश बरुआ और अभिषेक दत्ता चौधरी और पश्चिम बंगाल के अनिताव राय और तरुण कर्माकर शामिल हैं। टेल वैली वन्यजीव अभयारण्य अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले में आपातानी सांस्कृतिक भूदृश्य के निकट स्थित है। इस वन्यजीव अभयारण्य से पांगे, सीपू, कैरिंग और सुबनसिरी जैसी नदियां होकर बहती हैं। अरुणाचल प्रदेश की नीशी जनजाति द्वारा हाल ही में लोंगटे पर्व मनाया गया। यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन है जो पशु बलि निषेध के लिए जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में सबसे बड़े जनजातीय समूह के रूप में नीशी समुदाय की एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ उल्लेखनीय उत्सवों में लोसर महोत्सव, तोंगिया महोत्सव, साका दावा और न्यूकोम यूलो त्यौहार आदि शामिल हैं। केरल में भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। केरल में अदानी समूह के विजिंगम पोर्ट को भारत के पहले ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के रूप में संचालित करने की मंजूरी मिल गई है, जिससे इस पोर्ट के माध्यम से अब जहाज़ों के बीच कार्गो के हस्ताक्षरण की सुविधा मिलेगी। पत्तन पोत परिवहन और जहाजरानी मंत्रालय की मंजूरी सीमा शुल्क विभाग को बंदरगाह पर एक कार्यालय स्थापित करने की अनुमति देती है। अधिसूचित बंदरगाह घोषित करने की सिफारिश हाल ही में की गई थी। यह भारत का पहला पूर्ण विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह होगा। अदानी पोर्ट एवं स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने दिसंबर 2015 में केरल के विजिंगम में अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट परियोजना शुरू की थी। त्रिशूर पूरम उत्सव। 20 अप्रैल 2024 को केरल के त्रिशूर जिले के थेक्किंकुंडू मैदानम में त्रिशूर पूरम उत्सव मनाया गया। त्रिशूर पूरम केरल की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं और आध्यात्मिकता का मिश्रण है। वर्तमान समय में यह विश्व भर में मनाए जाने वाले सबसे लोकप्रिय मंदिर त्योहारों में से एक है। त्रिशूर पूरम दिवस पर मनाया जाता है जब चंद्रमा पूरम के तारे के साथ उगता है। कोचीन के शासक शाक्तन थम्पुरन वर्ष 1790 से 1805 तक ने त्रिशूर पूरम की शुरुआत की थी। लक्ष्मण तीर्थ नदी। भीषण सूखे की स्थिति और भीषण गर्मी के कारण कर्नाटक की लक्ष्मण तीर्थ नदी अब पूरी तरह से सूख गई है। लक्ष्मण तीर्थ नदी कर्नाटक में कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। यह ब्रह्मगिरी पहाड़ियों, कोडाकू या कुर्गू जिले कर्नाटक से निकलती है और पूर्व की ओर बहती है। यह कृष्णाराज सागर झील में कावेरी नदी से मिलती है। लक्ष्मण तीर्थ झरना या इरुशु झरना नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के रास्ते में केरल की सीमा पर नदी पर स्थित एक बहुत ही प्रसिद्ध ताजे पानी का झरना है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडाकू जिले के चेरंगला गांव के पास ब्रह्मगिरी पर्वत श्रृंखला पर तालाकावेरी में 1341 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यह तमिलनाडु के मडियालुथुराई जिले के पुहार में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। आंध्र प्रदेश में उगादी तेलुगु नववर्ष। 9 अप्रैल 2024 को आंध्र प्रदेश में तेलुगु नववर्ष का प्रतीक हिंदू त्यौहार उगादी व्यापक उत्साह के साथ मनाया गया। इस वर्ष उगादी चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है।
इस दिन लोग नए साफ कपड़े पहनते हैं और चावल के आटे का उपयोग करके अपने घर को रंगोली से सजाते हैं और वे सजावट में आम के पत्तों का भी उपयोग करते हैं। लोग पचड़ी जैसे व्यंजन तैयार करते हैं और इमली, गुड़ और नीम की पत्तियों से बनाया जाता है। उगादि आंध्र प्रदेश के साथ साथ तेलंगाना में भी उत्साह के साथ मनाया जाता है। शोम्पेन जनजाति के सदस्यों द्वारा पहली बार मतदान। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार में शोम्पेन जनजाति के 7 सदस्यों ने 26 अप्रैल 2024 को पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग किया। शोम्पेन जनजाति को भारत सरकार ने 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूहों के रूप में वर्गीकृत किया है। यह अंडमान एवं निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार शोम्पेन जनजाति की जनसंख्या 229 थी। अंडमान एवं निकोबार में केवल 1 लोकसभा सीट है। शोम्पेन जनजातियों को उनकी भाषा में मथियास नामक एक दुभाषिया द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। दोस्तों, राज्य समाचार का ये अंक यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम कुछ और नया लेकर आएंगे। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल मूल मंत्रा स्टडी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।